बेटा आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इसको द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका अन्य नाम सिपॉय म्यूटनी यानी कि सैनिक विद्रोह भी है। ये हमारे बीए पंचम सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट में आएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या है इसमें। बेटा है क्या, ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध ये पहला बड़े पैमाने पर होने वाला विद्रोह था, यानी कि लार्ज स्केल अपराइजिंग थी फर्स्ट किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध ये पहला बड़े पैमाने पर होने वाला विद्रोह था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुए नहीं थे, हुए थे, लेकिन वो क्या होते थे, वो स्थानीय स्तर पर होते थे, छोटे स्तर पर, और उनको वहीं का वहीं दबा दिया जाता था। किसी शासक की कोई पर्सनल परेशानी है तो उसको लेकर होते थे, छोटे होते थे उनको वहीं पे क्या कर दिया जाता था, छोटे स्तर पर होते थे तो उनको दबा दिया जाता था। ठीक है, लेकिन ये कैसा था, ये लार्ज स्केल पर हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे उसने क्या किया था, उससे बड़े परिवर्तनों को उत्पन्न किया था। हमने राजनीति में परिवर्तन देखा, हमने सैनिक जो नीतियां हैं अंग्रेजों की उसमें परिवर्तन देखा था इस विद्रोह के उपरांत। ठीक है, तो हम इस विद्रोह को पढ़ने से पहले कि इस विद्रोह में घटनाक्रम क्या हुआ था वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो है क्या बच्चा, 1757 और 1764। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो है इसमें क्या किया था, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर अपनी बढ़त बना ली थी। ठीक है, इस युद्ध को हालांकि झड़प माना गया था, युद्ध की संज्ञा नहीं दी गई, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर बढ़त बना ली थी। अगला हुआ 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर इसमें क्या हुआ था, इसमें त्रिगुट को अंग्रेजी सेना ने या ब्रिटिशर्स ने त्रिगुट को हराया था। कौन कौन था इसमें मीर कासिम था, इसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और इसमें मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड था। ठीक है, तो इनका जो गुट था उसको हरा दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो बक्सर के युद्ध ने तय कर दिया था कि भारत अब गुलाम हो गया अंग्रेजों का। ठीक है, तो अगर अब हम देखें तो 1757 अप्रत्यक्ष रूप से भारत गुलाम ही था। ठीक है, और 1757 से लेकर 1857 तक लगभग ये 100 साल बैठते हैं, 100 साल ही हैं। ठीक है, तो इसमें एक दौर शुरू हुआ था, किस चीज़ का, वो दौर था भारत के शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन था। भारत की जो जनता है उसका क्या हो रहा था, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, यानी कि शोषण हो रहा था। ये शोषण कैसा था, ये शोषण था सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक। ठीक है, तो ये तमाम तरीके के शोषण हो रहे थे, और ये जो सारे शोषण थे इसने क्या किया, भारतीय जनता के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध एक रोष की भावना या क्रोध की भावना भर रहे थे। ठीक है, तो इन सभी शोषणों के बावजूद ही जो भारतीय जनता है वो इससे उबरने के लिए उस घुटन का अनुभव करते हुए उसी की उपज थी द रिवोल्ट ऑफ 1857 या द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब जरा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्या बैकग्राउंड है। इनको हम बांट लेंगे बच्चा। पहला हम देखते हैं पॉलिटिकल, दूसरा हम कर लेते हैं आपका इकोनॉमिक,
तीसरा हम कर लेते हैं सोशियो रिलीजियस। ठीक, अगला कर लेते हैं मिलिट्री। ठीक है, तो समझते हैं इनमें क्या हुआ था। पॉलिटिकल में क्या था, जो डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी, उसके द्वारा लाई गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, यानी कि हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता था, अगर किसी राजा की वैलिड संतान नहीं होती थी, यानी कि उसका कोई पुत्र नहीं होता था, तो उसका किंगडम या उसका राज जो है वो ब्रिटिश ले लेते थे। ठीक है, और इसमें दत्तक पुत्र वाली संभावना भी नहीं थी कि अगर आप किसी के बच्चे को गोद लेके और उसका अपना उत्तराधिकारी बना दो, तो ये नहीं माना जाता था। तो डलहौजी की हड़प नीति, इसके माध्यम से उसने कई राज्यों को हड़पा था, सतारा, संभल, जैतपुर, ठीक है, बेघाट, झांसी, नागपुर, इसी नीति के आधार पर। अगला है वेलेजली की, लॉर्ड वेलेस्ले की, हिंदी में वेलेजली और इंग्लिश में वेलेस्ले की जो सहायक संधि है, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किसी भी किंगडम में, किसी राजा के राज्य में एक अपनी सैनिक टुकड़ी रखते थे। किस चीज़ के लिए, कि हम आपको प्रोटेक्शन, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, उसके लिए एक रेजिमेंट रख देते थे उसके दरबार में या उसके शासन में। इसके साथ साथ वहाँ पे एक रख देते थे रेजिडेंट, यानी कि एक ऑफिशियल भी रखते थे वहाँ पे। एक सैनिक टुकड़ी रहेगी, एक अधिकारी रहेगा। तो इससे क्या होता था, वो जो राज्य होता था, उसका राजा होता था, राजा रहता था, वो उसकी जो संप्रभुता है, जो उसकी सोवेनिटी है ना, उसकी फ्रीडम छिन जाती थी। वो किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी जो बातचीत है या कोई विदेशी संबंध स्थापित करना चाहता नहीं कर सकता था, किससे, बिना पूछे, ब्रिटिशर्स से बिना पूछे किसी प्रकार की कोई संधि या समझौते पर हस्ताक्षर राजा नहीं कर सकता था। और तो और इस जो ये रेजिमेंट है, ये जो सैनिक टुकड़ी है, इसके जो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो खर्चे हैं, वो भी कौन देता था, वो राजा ही देगा। आप मना कर दो कि हमें नहीं लेनी है आपसे सुरक्षा, नहीं, आपको लेनी पड़ेगी और एक्सपेंसेस भी आप ही देखो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, इससे भी लोगों के मन में गुस्सा उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो गुस्सा उत्पन्न किया था वो था हमारा अवध के विलय में, एनेक्सेशन ऑफ अवध। ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ अवध, इसको हड़प लिया गया था किस आधार पर, मिस गवर्नमेंट के आधार पर, यानी कि कुशासन के आधार पर, मिस गवर्नमेंट के आधार पर इसको हड़प लिया गया था। ठीक है, तो अवध का विलय जो है वो कर लिया गया था। तो ये भी एक कारण बना। ये सारे कारण जो थे वो हमने राजनीतिक कारण देख लिए। ठीक है, अगला जो है वो अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक कारण क्या रहे या इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था। तमाम तरीके की जो अंग्रेज हैं वो तरह तरह के जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है वो कर रहे थे। कभी परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, और इसके अंतर्गत किसानों का शोषण हो रहा था। उन पर हाई रेट लगाया जाता था, मतलब लगान की ऊंची दरें लगाई जाती थी, टैक्सेशन बहुत हाई होता था। ठीक है, तो किसानों का शोषण हो रहा था, तो किसान भी क्या थे, वो त्रस्त थे, उनके अंदर भी क्रोध आ रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं सोशियो रिलीजियस। इसमें क्या मतलब कि सामाजिक और धार्मिक है क्या बेटा। 1813 का जो एक्ट आया था, 1813 के एक्ट से भारत में ईसाई मिशनरियों का जो आगमन था उसको अलाउ कर दिया गया था। अब वो भारत में आते थे और जो क्रिश्चियनिटी है, यानी कि ईसाईकरण का वो प्रचार प्रसार करते थे, मतलब कि कन्वर्जन कर रहे थे। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना ये भी लोगों में रोष उत्पन्न कर रहा था। अगला जो है, जो भारत की परंपराएं थी, जैसे कि सती जो है, अंग्रेजों ने सोशल रिफॉर्म्स के नाम पर सती को क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था, सती को हटा दिया था राजा राम मोहन राय के हालांकि प्रयासों के माध्यम से 1829 में। ये एक अच्छी पहल थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता को ये लगा
कि ये हमारी परंपराओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी लोगों, और विधवा पुनर्विवाह जो था वो भी इन्होंने उसको अलाउ कर दिया था कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। ये भी भारतीय जनता के मन में रोष उत्पन्न कर रहे थे उसी माध्यम पे कि हमारी परंपराओं से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं मिलिट्री। तो मिलिट्री में ये था बच्चा कि अंग्रेजी सेना जो भारत में थी उसका 85% जो है वो भारत के ही सैनिक रहते थे। ठीक है, मतलब ज़्यादा हिस्सा तो जो था वो भारतीय सैनिकों का था ब्रिटिश सेना में, लेकिन उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। पक्षपातपूर्ण व्यवहार कैसे किया जाता था, चाहे वो पे के मामले में हो यानी कि सैलरी के मामले में हो, या फिर प्रमोशन के मामले में हो। ठीक है, या फिर अगर उनको आउटसाइड इंडिया भेजा जाता था तो उनको कोई अलाउंसेस नहीं दिए जाते थे। ठीक है, यानी कि कोई भत्ते नहीं दिए जाते थे, और उनके पास जो भी पोस्ट होती थी वो बहुत छोटी पोस्ट दी जाती थी और प्रमोशन होते नहीं थे। सैलरी ब्रिटिश सैनिकों के कंपैरिजन में कम दी जाती थी, और बाहर अगर जाना है तो आपको कोई भत्ते नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो उनके साथ ये भेदभावपूर्ण रवैया जो था वो सेना के लोगों में, सैनिकों में जो कि भारतीय थे, उनके अंदर भी क्रोध उत्पन्न कर रहा था। और इसमें जो हमने अभी इकोनॉमिक देखा था, इसमें एक कारण और है, किसानों का शोषण तो हो ही रहा था, इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल कारीगर जो थे, जो कि हमारा जो परंपरागत व्यवसाय है वो था हथकरघा, तो उसका विनाश हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था। कैसे? क्योंकि जो ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट थे वो भारत में आ रहे थे, है ना। तो जो हमारा परंपरागत व्यवसाय और परंपरागत जो कारीगर थे उनका क्या हो रहा था, वो बेटा अनएम्प्लॉय हो रहे थे, मतलब कि बेरोजगार हो रहे थे। तो ये सारे जो कारण हैं बच्चों, इन्होंने क्या किया, एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया एक बड़े विद्रोह के लिए। और इस तरीके से 1857 का विद्रोह हुआ। इसका घटनाक्रम अगले वीडियो में देखेंगे या अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे शुरू हुआ था। ठीक है, तो आज हमने ये चीज़ें समझ ली कि क्या चीज़ें थी जो कि 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी रही। थैंक यू।